दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन आज इस सोशल मीडिया के अंतर्गत जो भी तस्वीरें तुम्हारे हमारे सामने आती हैं वो तो निहायत ही झूठी होती हैं। और यहाँ पर इंसान मात्र दिखावा कर रहा होता है। अब यहाँ पर जब दिखावे की बात आ गई तो इंसान तो भाई झूठ ही बोलेगा और उसी झूठ को जाहिर करना चाहता है उन तस्वीरों में जो कि उन फोटोज़ में दिखाई दे रही हैं। एक महिला जो कि रोज़ाना सोशल मीडिया पर पूजा पाठ वाले मतलब कभी इस भगवान के पास कभी उस मंदिर में तरह तरह के फ़ोटो डाला करती, सभी लोग उसके बारे में सोचते हैं कि बड़ी ही आस्तिक महिला है। वही महिला एक दिन अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 20 साल मतलब कि जिस व्यक्ति से उसकी शादी को 20 साल हो गए उस अब सोचिए ज़रा मतलब उस महिला के दिमाग में ऐसी क्या बात चल रही होगी कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मतलब इतनी भयंकर मौत दी। क्या था पूरा मामला, एक एक बात आपको बताने वाला हूँ। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है कोटद्वार देहरादून से। उत्तराखंड की पुलिस के पास एक फ़ोन आता है 5 जून को। 5 जून को खबर मिलती है कि यहाँ जंगलों में एक बॉडी पड़ी हुई है। बॉडी काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त थी, जगह जगह बहुत सारे कट के निशान थे। अब पुलिस उस बॉडी को बरामद करती है और उस बॉडी को ले जाकर मोर्चरी में रखवाती है और उसका पीएम करवाती है। दोस्तों पीएम होने के बाद, पीएम मतलब पोस्टमार्टम होने के बाद, जब उसकी बॉडी के बारे में सच्चाई मालूम चलती है तो पता चलता है कि इस आदमी का किसी ने मर्डर किया है। अभी कहानी तो क्लियर हो गई कि हाँ भाई इसकी जान ली गई है, लेकिन कौन है वो लोग। अब यहाँ पर पुलिस खंगाले में लग जाती कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, इसकी शिनाख्त कैसे हो। दोस्तों पुलिस को 2 दिन बाद कामयाबी मिलती है कि इस व्यक्ति का जो भाई है राकेश आता है और वो बताता है कि यह उनका बड़ा भाई रविंदर है। और ये रहने वाले तो पीछे से रहने वाले दिल्ली के हैं, रजोकरी जो बाग है वहाँ के रहने वाले हैं। और ये लोग काफ़ी दिन पहले यहाँ मुरादाबाद में आकर बस गए थे। इन लोगों का घर जो है वो कोटद्वार मतलब देहरादून में भी होता है और वहाँ पर वो अपनी पत्नी यानी कि रीना सिंधु के साथ रहा करते हैं। अब पुलिस के पास जैसे ये पूरी सूचना आई, पुलिस तो भाई अपनी कार्रवाई करेगी ही। अब पुलिस यहाँ उसकी जो पत्नी है रीना सिंधु के पास पहुँचती है और उनको जब बताया जाता है भाई तुम्हारे जो पति हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब तुम लोग कौन कैसे, मतलब पुलिस जांचने की कोशिश कर रही है तो पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन उधर रीना का रो कर बुरा हाल, यानी कि वो ऐसा प्रदर्शन कर रही है बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों जैसा। भाई उसका पति नहीं रहा, उसके पीछे उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, हे भगवान ये क्या हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी कहानी। लेकिन अब पुलिस उल्टा उनसे पूछती कि तुम्हारी कोई बात तो नहीं। अब वो उल्टी पुलिस को डांटती कि आप कैसी बातें कर रहे हो, इतनी सात्विक दिखने वाली महिला जिसके घर में चारों तरफ मंदिर के और बड़ी घंटियाँ लगी हुई हैं, पूरे सात्विक माहौल है, वो ऐसा कैसे करेगी। और जो भाई उसने कहा वो बात सही भी है। अब ये बात सही है गलत है ये तो मालूम नहीं, लेकिन अब पुलिस वहाँ से वापस लौट आती है और वो अपनी छानबीन में ही लगी रहती है। उधर जो बॉडी है वो बॉडी तो दे दी गई रीना सिंधु को, उनका जो अंतिम संस्कार करा दिया गया। अब ये 5 जून को हुआ मर्डर, अभी धीरे धीरे जो तारीख है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी खुलासा नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस आते समय उस मैडम से यानी कि उनका मोबाइल नंबर लेकर आती है। अब मोबाइल नंबर मिल गया। मोबाइल नंबर को लेने के बाद जब उसकी सीडीआर रिपोर्ट वगैरह सब कुछ निकाली जाती हैं तो मालूम चलता है कि 1-2 तारीख को ये जो महिला है इसकी लोकेशन कोटद्वार के आसपास थी। अब पुलिस को समझते हुए देर नहीं लगती कि हाँ भाई कुछ न कुछ मैटर है, लेकिन साथ ही साथ इसके जो मोबाइल नंबर की जो लोकेशन है उसके साथ एक मोबाइल नंबर और घूम रहा है, उसकी लोकेशन में साथ घूम रही है। वो नंबर कौन है, अब क्योंकि उस नंबर पर लगातार बातचीत होती थी, अब उस नंबर के बारे में पता चलता है तो वो फ़ोन जो नंबर है वो वहीं के जो डिस्ट्रिक्ट है नगीना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के गांव पुरानी गांव का एक व्यक्ति लड़का होता है जिसका नाम परितोष होता है। और यहाँ पर इस बात के बारे में भी क्लियर मालूम चल जाता है कि परितोष और उस महिला यानी कि रीना सिंधु की लगातार फ़ोन पर घंटों बातचीत भी हुआ करती हैं। अब पुलिस समझते हुए बिल्कुल देर नहीं लगाती है। पुलिस करीब 20 जून को उनके घर पहुंचती है। कहाँ? देहरादून।
देहरादून में रीना सिंधु से जब पूछताछ दोबारा की जाती है कि मैडम आखिर आपने किया क्या और क्यों कर दिया, तो यहाँ पर वो रीना सिंधु बड़ी ही तसल्ली से यह जवाब देती है कि हाँ साहब, उसने इस पूरी क्रिया को अंजाम तो दे दिया, साथ ही साथ वह अपने घर में बड़ी तसल्ली से रह भी रही है, लेकिन वो अपने आशिक परितोष के साथ रहना चाहती है और उसकी मतलब कि पत्नी बनकर अपना आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहती है। और उसने अपने पति यानी कि रविंद्र की इतनी खतरनाक तरीके से जान भी ले लिए। अब वो परितोष के बारे में बताती है, पुलिस उधर दबिश डालती है परितोष को गिरफ्तार करने के लिए। परितोष को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को जब पुलिस थाने लाया जाता है तो फिर यहाँ पर एक ऐसी कहानी मालूम चलती है जिसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। उस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको मेरे साथ 20 साल पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस रविंदर की उम्र करीब 30-32 साल रही होगी। ये जब दिल्ली में रहते इनका बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चलता था। जिस प्रकार से रविंदर वहाँ पर पैसे वगैरह कमाया करता, एक दिन ये बाथरूम से जब निकल रहे होते हैं इनका पैर फिसल जाता है, इनके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। यहाँ पर ये अपनी पत्नी आशा देवी के साथ रहा करते हैं और तो और इनका एक पुत्र भी है हर्षित नाम का। अब ये बिल्कुल सामान्य कहानी है। अब इनके जो पैर में बहुत सारा दर्द होता है, एक दिन ये उस पैर की फिजियोथेरेपी कराने के लिए रीना सिंधु नाम की एक महिला के पास पहुंचते हैं। महिला क्या लड़की थी उस समय तो। अब उस लड़की से जैसी उनकी मतलब वो लड़की फिजियोथेरेपी करना शुरू करती है, कहीं ना कहीं रविंदर की अटैचमेंट सी फील होने लगती है। उधर वो लड़की भी रीना भी उससे ऐसी अटैचमेंट फील करती है। अब ये मतलब कि उन दोनों के बीच में वो प्रेम प्रसंग ऐसा फैल जाता है कि अब तो रविंदर को काम हो या ना हो उस रीना के पास रोज़ाना आया जाया करता, उससे फ़ोन पर बातचीत किया करता। और तो और अब वो उस रीना के लिए, मुरादाबाद की रहने वाली रीना के लिए उधर मुरादाबाद में एक क्लिनिक खुलवा देता है। क्लिनिक यानी कि फिजियोथेरेपी का। और उसके लिए एक मतलब कि मकान भी खरीदता है। और मकान मानो तो 3-4 करोड़ का एक ऐसा मकान, बिल्कुल पॉश एरिया। और वहाँ पर वो कहता है रविंदर कि ये तुम्हारे लिए है। अब तो उस गिफ्ट को पाकर रीना सिंधु भाई उसके कहने क्या, वो बड़े प्यार से गले लगा लेती है रविंदर को। और रविंदर से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगी। आप समझ गए होंगे कहानी क्या थी। यहाँ पर वो जो रविंदर है अब अपनी पत्नी आशा से कहता है कि तुम तो रहो दिल्ली में, और वो अब उस महिला के साथ मुरादाबाद आकर बस जाता है। यहाँ पर ये लोग देहरादून में भी मतलब कि मुरादाबाद की जो जगह है उसको छोड़कर देहरादून में रहना शुरू कर देते हैं। यानी कि लगातार ये जगह बदल रहा है। लेकिन रविंदर के साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि वो अपने धंधे में घाटा खा जाता है। और घाटा ऐसा कि उसने जो 18 लाख का किसी को चेक दिया था वो चेक हो जाता है बाउंस। अब यहाँ जो रविंदर है अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दिन रात गायब रहता, कहाँ है कैसे उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। उधर पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, भैया कहाँ है ये आदमी, क्योंकि भाई सम्मान वगैरह सब आते हैं, कोई जानकारी नहीं मिलती है। रविंदर कहाँ पर है किसी को कोई बात मालूम नहीं है। अब ये बिल्कुल करंट की बात आ गई है। और जब 2 जून होती है, 2 जून को ये जो रीना सिंधु है ये अपने पति रविंदर को अपने पास बुलाती है। अब रीना सिंधु के साथ उसकी एक बेटी भी है जो कि उस रविंदर से ही पैदा हुई है। उस बेटी के साथ उनका परिवार तो पूरा सा हो गया है, वहाँ बड़े ही तसल्ली से वो लोग रहते भी हैं। लेकिन जो रविंदर है वो कहता है कि रीना उनको उस घर को बेचना पड़ेगा जो उन्होंने उसको गिफ्ट किया था, जो उस पोस्ट कॉलोनी में था, जिसकी कीमत करीब 4-5 करोड़ थी। उधर रीना उसके लिए मना करती है कि नहीं, आप उस जगह को नहीं बेच सकते क्योंकि भाई वो तो उनको गिफ्ट मिली है। अब इसी प्रकार की जो बातें इनमें विरोधाभास होने लगता है। अब 2 जून को जब रविंदर आता है तो रविंदर से कहने लगती है रीना कि देखो, अगर तुम्हें तुम्हारी परेशानी से छुटकारा पाना है तो एक काम करो। उनका एक दोस्त है परितोष तुम्हारे लिए मतलब कि उसी जो तुम्हारी जगह है उन पर एक लोन करा देगा और करीब लोन होगा 2 करोड़ का। अब 2 करोड़ के लोन को लेकर तुम अपने सारे कर्ज वगैरह को सब निपटा दोगे और तुम हर तरह की प्रक्रिया से बच जाओगे। इस बात को सुनने के लिए वो तैयार हो जाता है। अब रीना कहती कि ठीक है, आप कोट द्वार चलिए। वो दोनों गाड़ी में सवार होते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं कोट द्वार में ये परितोष भी मिलता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई और रात को ये तीनों लोग बैठकर एक जगह ड्रिंक वगैरह लेते हैं। अब ये ड्रिंक वगैरह जब थोड़ी ओवर हो जाती है, उसी समय ये जो परितोष नाम का जो लड़का है यह उस
आदमी रविंदर को नीचे गिरा देता है। अब एक जवान लड़का हो और एक 50 साल का आदमी हो, भाई फ़र्क तो होता ही है ताकत में। वहाँ पर ये परितोष है, यह उस व्यक्ति की गर्दन को दबा देता है। इतना सब करने के बाद वह वहीं पर रखे हुए एक फावड़े को उठाकर लाता है, जो कि उसने प्लानिंग के साथ पहले ही रखा था। अब उस फावड़े से कभी हाथों पर, कभी पैरों पर, कभी गर्दन पर, मतलब कि उसकी काट पीट मचा देता है। और कहानी बिल्कुल उसकी सीताराम। यहाँ पर रविंदर को मारने के बाद वो लोग उसके शव को वहीं पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। ये सारी जो बातें हैं ये उस रीना संधू ने और परितोष ने जेल में बताई, उस हवालात में जहाँ पुलिस के सामने वो लोग मौजूद थे। अब पुलिस के सामने मोटिव वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया। यहाँ पर रीना संधू इस बात को बताती है पूछताछ पर कि वो हमेशा से ही एक लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी और इसी वजह से उसने रविंदर से प्रेम विवाह किया था। दोस्तों उसी वजह से वो उनके साथ लिव इन में भी रहने लगी थी। लेकिन जब उसके पास कर्ज होने लगा, वो पैसों के लिए मोहताज होने लगा, तो धीरे धीरे उसका मन जो है उससे उछट गया और इसी वजह से उसने उस परितोष जो कि उसके पास इलाज कराने आया था, उससे उस रीना को मोहब्बत हो जाती है। अब देखना इस बार महिला को, ये महिला 2-2 बार मोहब्बत करती है। अब किससे सच्चा प्यार है ये तो भगवान जाने, लेकिन उसकी मोहब्बत ऐसी बढ़ती है कि परितोष उस महिला के लिए उस आदमी की जान ले लेता है। दोस्तों इस पूरे काम को करने के बाद वो लोग बड़ी ही होशियारी से वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकलते भी हैं, लेकिन पुलिस की सूझबूझ के कारण, यानी कि जो भी सीसीटीवी वगैरह रिकॉर्ड हैं, जो मोबाइल के रिकॉर्ड्स हैं, सीडीआर रिपोर्ट्स वगैरह हैं, सब कुछ जुटाती है और मात्र 15 दिन में इस पूरे मामले का उद्भेदन कर देती है और अपने पति की हत्या करने के जुर्म में उस महिला को और उसके प्रेमी परितोष को गिरफ्तार करने के बाद उनको अब जेल में भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन अभी वो महिला और पुरुष दोनों पुलिस रिमांड पर भी हैं और उनसे जो पैसे देने का जो भी लेन देन है उस सब के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भाई यही लगता है कि आखिर इन औरतों को क्या चाहिए मर्दों से। आप इस बात को सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे कि मैं आपसे ये बातें सब क्यों कह रहा हूँ, लेकिन आज हर किसी युवक के, हर व्यक्ति के दिमाग में यही सब प्रश्न है कि आखिर उनको चाहिए क्या, क्या देना चाहिए पुरुषों को। लेकिन मेरी समझ में एक बात आती है, ये मेरी खुद की पर्सनल राय है कि भाई औरतों को क्या चाहिए, उनको ना पति से मतलब, ना उनको शरीर की पूर्ति से मतलब, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। उनको तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि जो भी व्यक्ति उनके साथ रहे उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला होना चाहिए, उनका अपना पालतू होना चाहिए। जैसे कहेगी हंसेगा, जैसे कहेगी रोएगा, जैसे कहेगी भैया भौंकेगा, चाहिए ऐसा, और उल्टा बोले नहीं, तब तक तो ज़िंदगी सही। और जैसे ही थोड़ा बहुत विरोधाभास सामने आया, बस अब तैयार हो जाओ कि सीताराम हो जाएगा। क्यों पता नहीं भाई। अच्छा ये जो प्रेमी है ना, आजकल के जो प्रेमी हैं बिल्कुल एक नंबर के पालतू हैं भाई साहब। जैसे ही मौका मिलता है तुरंत गुल खिलाने में बाज नहीं आते हैं और उसी महिला के कहने पर उसी के पति, चाहे उनकी शादी को 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए हों, बुढ़ापे में भी आने के बाद ये महिलाएं अपने पतियों की बस सीताराम। यार तुम क्या करने वाले हो इंसान हो, इंसानियत पे आओ। क्या ये भाई मन ही मन, तभी तो ये जंजाल फैला हुआ है। इंसान बने हो ना तो उसका परम कर्तव्य जानिए कि आखिरकार हमें भगवान ने ये इंसान का जो बॉडी दिया है ये क्यों दिया है। कभी गहनता से विचार करें कि आखिरकार हम इंसान ही क्यों बने। हम कुत्ते, बिल्ली, जानवर कुछ भी तो बन सकते थे, लेकिन हम इंसान ही क्यों बने। आप अपने इस महत्व को जानने की कोशिश करें। भगवान ने चाही तो आपको इस मामले में आपको जवाब भी मिल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।